हाँ, तो कल हम यहाँ तक पहुँच गए थे। आपको पता है कि हमने जो एलिप्स की इक्वेशन लिखी थी वो हमारे पास इस फॉर्म में थी 1/r इज इक्वल टू 1 प्लस इसेंट्रिसिटी cos phi डिवाइडेड बाय a इंटू 1 माइनस स्क्वायर ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी। अभी आप यहाँ पर देखें कि इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर जो है वो r की जगह पे r स्क्वायर था, नीचे जो है यहाँ पे r स्क्वायर था 1/r स्क्वायर। तो फिर हमने क्या किया कि एक r जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और उस r की वैल्यू पुट कर दी। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ गई। ये जस्ट जो है वो हमने रीअरेंज किया हुआ है, कोई इसमें नई चीज जो है वो नहीं आई। नई चीज बस वही थी जो हमने इक्वेशन लिखी थी एसेंट्रिसिटी की, एलिप्स की इक्वेशन जो लिखी थी पोलर फॉर्म के अंदर, वो ये थी जो कि मैंने अभी आपको बताई 1 प्लस ई कॉस फाई ओवर ए इंटू प्लस एसेंट्रिसिटी। बस सिर्फ एक ये चीज जो है वो नई है, ये शायद आप लोगों ने ना पढ़ी हो। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर आपने इक्वेशन नहीं पढ़ी एलिप्स की, आप लोगों ने जस्ट वो पढ़ी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, और वो क्या थी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जो है यहाँ पे ये ए स्क्वायर क्या था, ये सेमी मेजर एक्सिस था, और बी स्क्वायर जो है ये बी जो है ये सेमी माइनर एक्सिस है, और ए जो है मेजर एक्सिस। अब इक्वेशन जो है वो हम यहाँ तक पहुंच चुकी है। तो हमने क्या करना है कि इस मोमेंटम की इक्वेशन को यूज करते हुए मोमेंटम का जो है वो ये वाला फार्मूला यूज करते हुए हमने जो है वो फाइंड आउट करना है पी आर। तो अब इसमें देखें कि पी आर की वैल्यू है वो हम पी आर रेडियल मोमेंटम जो हो जाएगा एम वी जो है ये वी आर होगी रेडियल वेलोसिटी, और ये हमारे पास आ जाएगा एम डी वी डी आर ओवर डी टी। तो ये वाली वैल्यू जो है फिर हम यहाँ पे ये पी आर की जगह पुट कर देंगे। तो ये जो है हमारे पास वैल्यू आ गई मोमेंटम की। बाकी डी आर जो है ये एज इट इज यहाँ पर आ गया। तो अब इसको जो है वो हमने इक्वेशन को अच्छा खासा जो है वो डिस्टर्ब किया है। ये मैं इधर आपको बता देता हूँ कि ये क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे। इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ गई है इस तरह से, पी आर की जगह पे आ गया एम डी आर बाय डी टी, और क्या था डी आर इज इक्वल टू एन आर एच। तो अब यहाँ पर जो है वो हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। एम मैं इसको डी आर बाई डी फाइव मल्टीप्लाई डी फाइव बाई डी टी, ये मैंने इसको चेन रूल लगा दिया। और फिर डी आर को मैं क्या करूँगा, डी आर को मैं डिवाइड कर दूंगा डी फाइव से और मल्टीप्लाई कर दूंगा डी फाइव से। तो ये जो है वो हमने इस इक्वेशन के अंदर चेंज किया। तो अब हमने क्या करना है कि अब देख रहे हैं कि डी आर बाई डी फाइव दो दफा आ गया। एक दफा जो है वो ये आ गया डी आर बाई डी फाइव, और एक जो है ये बाहर मौजूद है। तो ये स्केयर हो जाएगा। इसको अब हम इस तरह से लिखते हैं एम, और फिर एक काम और करेंगे कि आर स्केयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसको आर स्केयर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और अंदर जो है वो 1/r स्केयर से इसको डिवाइड कर देता हूँ। ये मैंने आर स्केयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। बाकी जो है वो डी आर बाई डी फाइव उसका क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जब स्केयर ऊपर लिख लिया,
फिर स्क्वायर जो है ये वाला खत्म हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर ही बन जाएगा ना, और ये डी आर, और ये 2 दफा था तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो सिर्फ क्या रह गया, एक चीज रह गई वो यहाँ पे डी फाइव बाई डी टी, और ये डी फाइव, तो इसको हम वैसे लिख देते हैं डी फाइव बाई डी टी, और डी फाइव जो है ये वाला, ये हमारे पास अब रिलेशन आ गया। अब इसकी वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट की हुई है, आप लोगों ने देखा है कि इसकी वैल्यू हम ऊपर जो है कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो उसके लिए मैं दोबारा पेज शेयर करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आपके ये वही चीज, ये इस फॉर्म में इसको जिस तरह से मैंने पीछे आपको बताया है। तो अब यहाँ पर जो है ये डी आर बाई डी फाइव, डी आर बाई डी फाइव, ये 2 दफा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे देखें कि आर का स्क्वायर आ जाएगा, तो इस होल का जो है ये यहाँ पर फिर होल का स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर जो है हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/r डी आर बाई डी फाइव, ये हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि किसके इक्वल आ रही है, इसेंट्रिसिटी मल्टीप्लाई बाय साइन फाइव ओवर 1 प्लस इसेंट्रिसिटी इंटू कॉस फाइव। तो ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, और इसका स्क्वायर जो है वो यहाँ पर आ गया। अब बाहर देखें कि एम आर स्क्वायर जो है वो भी रहता है, और डी फाइव बाई डी टी भी रहता है, तो ये चीजें भी आती हैं, एम आर स्क्वायर डी फाइव बाई डी टी, और ये डी फाइव तो इस इंटीग्रेशन के ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है। चीज किसके इक्वल है, ये हमने पढ़ा था कि ये पी फाइव के इक्वल हो जाएगा एजीमुथल मोमेंटम के, एंगुलर मोमेंटम के। तो इसकी जो वैल्यू है वो पी फाइव हमने पुट कर दी यहाँ पे, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे, ये चीज जहाँ पे हमने डिफाइन की थी कि एम आर स्क्वायर डी फाइव बाई डी टी, असल में ये डी फाइव बाई डी टी क्या है, ओमेगा ही है, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, और ये किसके बराबर होता है, मोमेंटम के, क्योंकि मोमेंटम हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, तो आई की जगह पे एम आर स्क्वायर आ गया, ओमेगा की जगह पे ओमेगा। तो ये असल में यहाँ पर पी फाइव जो है ये आपको लग रहा है जैसे लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ है, ये असल में लीनियर मोमेंटम नहीं है, असल में इसको एल फाइव होना चाहिए था, ये एंगुलर मोमेंटम है, इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं होना कि ये पी जो है ये कोई लीनियर मोमेंटम नहीं है ये। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद जो है वो अब इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना है। तो और पी फाइव की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे, पिछले लेक्चर में हमने पी फाइव की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो क्या आई थी, एन फाइव एच ओवर 2 पाई, ये जो मैंने पेज शेयर किए थे लास्ट लेक्चर के उसमें देख लेना। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर रिपोर्ट कर दी, कांस्टेंट थी तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। अब आप देख रहे हैं कि इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है, अब हमारा मसला जो है वो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। उसके लिए फिर हम इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें जो ऊपर वाला नोमिनेटर है उसको हमने u का u से डिनोट कर दिया, e साइन फाइव, और जो 1/1 प्लस e कॉस रह जाएगा उसको हमने v फंक्शन से डिनोट कर दिया। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट रूल के अंदर जो है वो क्या होता है कि u इंटू वी का जो है इंटीग्रेशन माइनस b की इंटीग्रेशन, और ये जो है वो प्रोडक्ट रूल लगा के इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। तो ये आप लोगों ने बहुत दफा किया हुआ है, अब तो इसका आपने ये कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो टर्म है जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाती है, वो आप देख लेना कि 0 कैसे होती है, क्योंकि 0 और 2 पाई आ रहा है तो इसका शायद कोई आंसर, इसका जो है ना वो 0 ही आंसर आएगा, वो जब आप एंगल पुट करेंगे 5 को 0 और 2 पाई। तो दूसरा जो है वो आप देख रहे हैं कि ये अभी इंटीग्रल जो है वो रह गया है, इस इंटीग्रल को भी सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो दोबारा यही फॉर्म बन जाएगी,
ये जस्ट उसको हमने सेपरेट करके लिख लिया। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो दोबारा यही फॉर्म आ जाएगी। इस तरह से क्यों लिखा है? क्योंकि इस तरह से इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगी। अब हम इस इंटीग्रल को देखते हैं कि अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये दो इंटीग्रल बन रहे हैं, एक जो है वो सिंपल आ जाएगा 1d के ऊपर, दूसरा जो है हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। तो दोनों की इंटीग्रेशन हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल सा इंटीग्रल हो जाएगा कि d और 0 से 2 तो जब सिर्फ यूं हो 0 से 2 और d तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 माइनस 0 आएगा तो वो 2 ही आ जाएगा। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। बाकी ये जो है इंटीग्रल ये फिर रह जाएगा ये पूरा। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पर जो है ना ये कुछ कैलकुलेशन इन्होंने ज्यादा की हुई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं फिर जो है ना यहाँ पे आपको डिस्टॉर्शन आ रही होगी आवाज, मैं थोड़ा दूसरे रूम में चला जाता हूँ। आ रहे हैं तो फिर ये जो इंटीग्रल था ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें वो एक ये जो सारी वो बातें कर रहे हैं इतनी जो है वो करने की जरूरत नहीं थी ये चीजें तमाम, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब अगर फंक्शन है वो फंक्शन हमारा इवन फंक्शन हो तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि हम यूं कर सकते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और अपर लिमिट को हाफ कर दें। तो ये हम जो है उसके ऊपर उसके साथ कर सकते हैं कि अगर इस तरह से लिखा हो 0 to और अंदर फंक्शन जो है ये कॉस फंक्शन हो, कॉस थीटा डी थीटा, तो इवन फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन हो रही है, तो हम यूं कर सकते हैं कि बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर जो है वो लिमिट हो जाएगी π/2 हाफ हो जाएगी। तो कॉस थीटा डी थीटा, तो अगर यहाँ पे साइन थीटा होता तो फिर हम ये ना कर सकते। कॉस थीटा फंक्शन जो वो साइन थीटा होता तो आपको पता है कि साइन थीटा फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन नहीं है। तो वो सिर्फ यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है 1/1 प्लस ई कॉस फाई ये इवन फंक्शन है। तो इसलिए आपको जो है आपको इन चीजों का पहले ही पता है, तो आप हमारे से पहले ही हैं, तो जो है ना ये आपको समझ आ गई होगी कि सिर्फ जस्ट हमने ये किया कि हमने इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट हाफ कर दिया। पहले जो 2 थी तो 2 का हाफ कितनी हो जाएगी? पाई हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करनी है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन हमने कुछ इस तरह से की है कि हमने कोई जो है ना 10 टी जो है वो टी tan 5/2 जो है ये पुट कर लिया। tan 5/2 को जो है वो हमने कोई टी सब्स्टिट्यूट कर लिया। वैसे आप इसको किसी और भी कर सकते हैं, इस बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन है, कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है कि ये जो आपकी इंटीग्रेशन है ये इजी हो जाए। और यहाँ पर जो है वो सब्स्टिट्यूशन 1 प्लस tan ही जो है वो, क्योंकि जब 1 प्लस कुछ अगर होगा ना लिखा होगा तो 1 प्लस tan होगा तो ये सेकंड्स में चेंज हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कॉस की जगह पे हमने ये tan 5/2 हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे टी की फॉर्म। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जब फाई 0 को अप्रोच कर रहा है, ये लोअर लिमिट है, तो टी जो है ये भी 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि ऊपर जब फाई 0 करेंगे तो tan 0 0 होता है तो टी भी 0 हो जाएगा। अब हम लिमिट्स चेक कर रहे हैं, और जब टी जो है ये फाई जो है जब ये पाई हो जाएगा, ये बात अपने गौर से समझ के लेनी है कि जब फाई जो है ये पाई हो जाएगा तो tan π/2 कितना होता है? इन्फिनिट होता है, ये इन्फिनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब अपर लिमिट जो है जब ये पाई को अप्रोच करेगी तो अपर लिमिट इन्फिनिट हो जाएगी। तो इसलिए अब कि हमने जो इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं वो 0 to इन्फिनिट पुट कर दी हैं जब हम सब्स्टिट्यूशन जो है वो फाई से टी में कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड्स पर, तो विद रिस्पेक्ट टू फाई तो हमारे पास हो जाएगा डी टी, टेन का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकंड स्क्वायर 5/2, और फिर 5/2 का क्या हो जाएगा? 1/2, तो 1/2 और फिर डी फाई ये आ जाएगा। तो ये हमने इसकी जो है वो डेरिवेटिव ले लिया। अब जो है वो डी फाई जो है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी?
यहाँ से हम d5 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये सेकंड स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें कि हमने d5 को यहाँ से सेपरेट कर लिया। d5 को सेपरेट करके अब इसकी वैल्यू हम इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर देंगे d5 में। तो नीचे जो है वो हमने सेकंड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली, वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर पुट की, तो टेन स्क्वायर किसके बराबर था, टेन किसके बराबर था, टी के। तो यहाँ पर जो है वो टी आ गया। तो ये हमारी पूरी जो इंटीग्रेशन है वो, ये d5 की वैल्यू जी आ गई 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब ये हम जो है इधर d5 की जगह पे पुट कर देंगे 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब नीचे जो है ये cos फाई, इसको हमने देखना है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। cos फाई जो है ये हमारे पास इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। ये cos फाई को जो है वो कहता है कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ना, अगर cos थीटा हो, इसको लिखा हो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो है वो इजीली प्रूव हो सकता है। ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर। नीचे जो है 1 प्लस साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये जो है ये कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये बराबर होता है अच्छा, ऊपर कॉस स्क्वायर माइनस, नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो बनेगा। आपको पता है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है ये तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया था। ऊपर रह गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब इसको देखें कि हम ऐसा करते हैं कि कॉस स्क्वायर, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस, तो प्लस होके ये 2 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो है वो कॉस थीटा के इक्वल आता है। इसका जो है वो आप लोगों ने देखना है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ये इसी के इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो ये चीज जो है वो आप लोगों ने खुद प्रूव कर लेनी है। इसका मैंने हिंट आपको दे दिया। तो इसके बाद जो है वो हम जब ये वैल्यूज जो है वो कॉस, फिर हमारे पास कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो इसका जो है ना ये प्रूफ मैं आपको बाद में बता दूंगा कि ये इक्वल कैसे होता है, क्योंकि आप लोगों से पता नहीं होना है कि नहीं होना। अब ये चीज आप देखें कि जब ये तमाम वैल्यूज पुट करेंगे इस इंटेग्रल के अंदर, तो इंटेग्रल जो है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। इस इंटेग्रल के अंदर हमने d5 की वैल्यू पुट कर दी जो कि ये थी, फिर हमने बाकी वैल्यूज पुट कर दी। अब ये जो इंटेग्रल है इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये भी देख रहे हैं कि अच्छा खासा जो है वो एक की पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते हैं। ये 5-6 मिनट लग जाएंगे इसमें। मैं आपको ये प्रूफ करा देता हूँ कि cos थीटा को उन्होंने लिखा था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन स्क्वायर, ये लिखा था। अब ये जो है ना थीटा बाई 2 के इक्वल कैसे आ रहा है, अच्छा ये cos थीटा के इक्वल कैसे आ रहा है, हम राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, इस राइट हैंड साइड को, और इसको प्रूव करते हैं कि ये cos थीटा के इक्वल होगी। ये हमने प्रूव करना है। तो ऊपर जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे जो है 1 प्लस
tan क्या होता है, साइन ओवर कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब जब ऊपर भी आप एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा कि इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे भी जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देख रहे हैं कि ये जो चीज है ना, ये कैंसल आउट हो जाएगी, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इक्वेशन क्या आ गई है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आपको पता है कि जो ये वाली चीज है ना, ये बराबर है 1 के, क्योंकि आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर यहाँ पे थीटा बाय 2 आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये 1 के इक्वल ही होगा। तो डिनोमिनेटर जो है ये हमारा सारा ये तो 1 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया था, तो ऊपर चीज जो है हमारे पास सिर्फ ये बच गई। अब देखना है हमने कि ये करना है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जो है ना, अच्छा ये इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख लेता हूँ 1 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ये 1 प्लस ये उधर जो है 1 माइनस साइन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई, माइनस ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 था ये एज इट इज आ गया। अब ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस सॉरी ये जो है ना माइनस ऊपर करेंगे -2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा। अब ये आपको पता है कि ये आ जाएगा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 किसके बराबर होता है, अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया, या जो है इसको मैं अगर साइन की वैल्यू पुट कर लेता तो वो हमारे पास होती 1 माइनस कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये आ जाता -1। हाँ। इससे तो है मेरे ख्याल से ये, चले अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ पर जो है ये कॉस स्क्वायर को ना पुट करूं, ये मैं ऐसे ही लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर को पुट कर लूं तो वो कितना हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आ जाएगा। अच्छा उतना वो जो आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इस तरह से कैसे ठीक है ये, हाँ जी। ये अब कोई ट्रिग्नोमेट्री का जो है ना वो यहाँ पर रिलेशन बनता है, अगर दूसरी अगर ऊपर वाले जिस तरह सब्स्टिट्यूशन की है, हाँ असद हुसैन बोलो, इधर टाइप कर दो। अच्छा ठीक है, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। एक मिनट,
मैं अनम्यूट कर देता हूँ असद हुसैन को। हाँ जी, कर दिया अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी वालेकुम जी सर। हाँ सर ये डबल एंगल आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी सेकंड ईयर में ना सर, फर्स्ट ईयर हाँ सेकंड ईयर हाँ में, इस तरह फर्स्ट ईयर था आई थिंक। हाँ, तो उसमें सही। मेरे पास फार्मूला अभी भी लिखा हुआ है कि cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो अच्छा अच्छा। इधर हमारे पास cos मतलब अल्फा है ना, एंगल सिंगल है सर, तो डिवाइड उधर हाँ जाके ठीक 2 है। एंगल में डिवाइड हो जाएगा, हाँ तो वही जो आपने प्रूव किया वो ठीक है सर। ठीक है ठीक है। वो असल में सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बस वो किसी को याद है किसी को नहीं याद, जिस तरह मुझे अब वो भूल गई है। वो ठीक है, वो उसको जो है ना ये आइडेंटिटी पड़ी है, और इस आइडेंटिटी को भी प्रूव किया जा सकता है। आप ठीक कह रहे हो। अच्छा है, चलो आप आपको जो है ना ये जहन में आ गया, याद आ गया। ठीक है, तो फिर उसी को हम यूज कर लेते हैं। ओके, मैं उधर दोबारा आता हूँ। ये चीज जो है वो अब्दुल हुसैन जो है उसको कोई फार्मूला याद आ गया, तो वो ये कहता है कि ये चीज बराबर हो जाएगी cos थीटा के। तो क्योंकि वो बता रहा था कि 1 - 2 cos स्केयर जो साइन स्केयर अल्फा जो है ये बराबर होता है cos अल्फा बाय 2 के। तो इस तरह से अगर जो है ना यहाँ पर हाफ है, ये अगर एंगल हाफ है तो ये फुल एंगल होगा, उसका फार्मूला होगा। और ये चीज जो है वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको प्रूव करना। ये अगर आप उसके जो फार्मूले देख लेंगे बेसिक एफएससी वाले तो समझ आ जाएगी। तो अल्टीमेटली जो है ये चीज हमारे पास cos थीटा के ही इक्वल आएगी। तो उसके बाद आते हैं हम अपनी डेरिवेशन की तरफ। मेन मसला तो था अब जो उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे हमने आना था। तो इंटीग्रल जो है वो कुछ इस टाइप का, ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आ गया है। अब इस तरह की इंटीग्रेशन आप लोगों ने शायद कहीं पहले सॉल्व की हो, अगर नहीं की तो उसका जो है इन्होंने मेथड यहाँ पर थोड़ा सा उनको बता दिया है कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो ये 4/1 माइनस ई जो है, ई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ई तो एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स है, वो तो कांस्टेंट है। तो इसको जो है उन्होंने इस तरह से जो है वो रीअरेंज कर लिया दोबारा। वो ये किया कि उन्होंने नीचे डिनोमिनेटर का जो है वो कोई एलसीएम ले लिया, या उसको उसको जो है ये चीज सेपरेट कर ली। अब ये चीज जो है वो इस फॉर्म में आ गई। जस्ट रीअरेंज तो आप कर ही लेंगे ना, BS7 में आ गए हैं, ये जस्ट मल्टीप्लीकेशन डिवाइड और एलसीएम वगैरह ही ले रहे हैं। यहाँ पर जो है अब इसको हम देखते हैं कि ये इस फॉर्म में अगर हो तो कैसे सॉल्व करना है। अब ये चीज आप देख रहे हैं कि ये पूरी टर्म जो ये वाली है 1 + e/1 - e, ये कांस्टेंट है। तो उसको फिर उन्होंने क्या किया कि स्केयर रूट लेके ऊपर जो है वो स्केयर की फॉर्म में लिख दिया। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये असल में इंटीग्रेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी, 0 to ∞ dt। तो ये आप ये समझ लें किस तरह से लिखा हुआ है, 1 + t²। तो यहाँ पे 1 की जगह पे जो है वो कांस्टेंट ये वाला आ गया, उसको उसने यूं लिख दिया। 1 को हम लिख सकते हैं स्केयर रूट ओवर होल का स्केयर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कोई टेन का फार्मूला बन जाता है, टेन इनवर्स की इंटीग्रेशन बन जाती है। और ये बड़े आपको याद होगा अच्छे तरीके से, अगर वहां पे इस कांस्टेंट की जगह पे जो है वो सिर्फ ये लिखा हो 0 to ∞ dt 1 + t²। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? टेन इनवर्स टी, ये इसकी इंटीग्रेशन आती है। तो अब ये जो है उसने लिख ली है, इसकी इंटीग्रेशन जो है वो कर दी है। लिमिट्स पुट करने के बाद तो ये आंसर आ गया। तो फाइनली जो है फिर वो जो हमारी राइट हैंड साइड थी उसको अगर हम लिखेंगे तो ये जो कि NR H के इक्वल थी, तो वो लिखेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। और इसको फिर मजीद जो है वो यहाँ से 2 पाई कॉमन लेने के बाद, या वो नीचे वाले 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आज चीज आ जाएगी। और फिर इसको जो है मजीद रीअरेंज करके फाइनल जो है वो हम इस इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे, जो कि क्या है 1 - एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू
एजीमुथल क्वांटम नंबर का स्क्वायर ओवर टोटल क्वांटम नंबर जो है वो उसका स्क्वायर ये आ गया, क्योंकि आपको पता था कि एन फाइव प्लस एन आर जो है ये एन के बराबर होता है। ये मैंने आपको कल बताया था कि एन फाइव एजीमुथल क्वांटम नंबर प्लस रेडियल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू ऑर्बिटल जो टोटल क्वांटम नंबर है एन उसके बराबर आ जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको मजीद जो है फिर अगर हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से उसने क्या किया कि जस्ट वन जो है ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये पूरी टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा। फिर उसका एलसीएम ले लेंगे तो ये चीज आ जाएगी, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास आ जाएगी। तो ये उसने इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे पास दो जो इक्वेशन इंपॉर्टेंट हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इसको थोड़ा सा जो है हम ये बस पढ़ते हैं, बाकी इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। कहता है फॉर एन एलिप्स, तो फॉर एन एलिप्स जो है वो वन माइनस इसेंट्रिसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर के। तो फिर ए जो है वो एंड बी आर मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो अब ये देखें कि ये वाली इक्वेशन जो है वो इससे कोरेस्पॉन्ड कर रही है। इसका मतलब एन फाइव की जो वैल्यू है वो माइनर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और एन की वैल्यू है ये ए को मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर क्योंकि एन फाइव स्क्वायर की जगह पे ऊपर बी स्क्वायर है और नीचे ए स्क्वायर की जगह पे एन स्क्वायर है, तो फिर उसको जो है वो उसने, क्योंकि ये भी अब वन माइनस ई स्क्वायर के इक्वल है और ये भी वन माइनस ई स्क्वायर के इक्वल है, जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू एन फाइव स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। तो अब ये बता रहे हैं कि इक्वेशन 2.25 एंड 2.27 ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं आर द कंडीशंस दैट डिटरमाइन द अलाउड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो यहाँ से हम जो है ना ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से एलिप्टिकल ऑर्बिट्स जो है वो पॉसिबल हैं। द अलाउड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर दोज फॉर विच द रेशियो ऑफ मेजर टू माइनर एक्सिस इज दैट ऑफ टू इंटीजर्स एन फाइव एंड एन। तो वो वाले जो है वो एलिप्स पॉसिबल होगी, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट पॉसिबल होगा कि जिसके लिए एन फाइव की वैल्यू जो रेशियो है वो एन फाइव ओवर एन की जो रेशियो है वो इसके इक्वल हो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर के इक्वल हो। तो अगर ये इक्वल नहीं होगी, ठीक है, तो फिर जो है ना अगर ये इक्वल टू नहीं होगी बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की रेशियो के, तो फिर वो एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो व्हेन एन फाइव इज इक्वल टू एन, अगर जो है ये एन फाइव जो है ये एन के इक्वल हो जाए, फिर क्या हो जाएगा, रेशियो वन आ जाएगी। तो फिर इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो यहाँ से फिर आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू ए। तो जब बी इज इक्वल टू ए हो जाए इलिप्स के अंदर, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाए, तो फिर वो क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। क्योंकि आपको पता है कि सर्कल के अंदर जो है वो दोनों एक्सिस जो है वो सेम होते हैं। तो ये वही बता रहा है कि फिर जो है वो एसेंट्रिसिटी जीरो हो जाएगी। और एसेंट्रिसिटी जीरो कैसे होगी, क्योंकि जब ये वन के इक्वल हो जाएंगे, जब ये वन आ जाएगा रेशियो इक्वल, तो ये प्लस वन इधर आके माइनस वन हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो द ऑर्बिट बिकम सर्कुलर। तो ये बस असल में उसको छोड़े, आप ये बात करना चाह रहे हैं कि ऑर्बिट बिकम सर्कुलर हो जाएगा, ऑर्बिट सर्कुलर। अब इलिप्स में और फर्क क्या है, ये हमारी इलिप्स है कि जिसका जो है ये ए जो है मेजर एक्सिस है और बी जो है माइनर एक्सिस है, अगर दोनों इक्वल हो जाए फिर तो ये सर्कल बन जाएगा। तो वही बात यहाँ पे बता रहे हैं, कैन नॉट बी जीरो। इसका मतलब क्या है कि सर्कुलर हो जाएगा, एन फाइव कैन नॉट बी जीरो सिंस द इलिप्स वुड देन डिजेनरेट इनटू स्ट्रेट लाइन। कहता है कि अगर एन फाइव जो है ये जीरो नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाए तो फिर इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाती है। क्योंकि यहाँ पर जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये आपको पता है कि वो जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगी। तो पासिंग थ्रू द न्यूक्लियाई, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सेंटर से पास करे। तो स्ट्रेट इक्वेशन तो ये बता रही है कि यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के सेंटर से पास कर रहे हैं। तो एन फाइव की जो वैल्यू है ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, यहाँ से हमें ये पता लग गया। तो आल्सो एन फाइव कैन नॉट बी ग्रेटर देन एन। तो एन फाइव जो है वो एन से ग्रेटर भी नहीं हो सकता। तो अगर ये एन फाइव जो है वो एन से ग्रेटर हो जाए फिर क्या होगा, तो फिर जो है वो
बी बड़ा हो जाएगा ए से, जबकि हम देखते हैं कि जो बी जो है वो छोटा है ए, क्योंकि बी जो है ये माइनर एक्सिस है और ए क्या है, मेजर एक्सिस है। तो अगर यहाँ पर जो है ये वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाए, फर्स्ट के 2 आ जाए, अगर वो कहता है कि एन फाइव जो है ना ये ग्रेटर देन एन हो जाए, तो फिर जो इस रेशो का आंसर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, फर्स्ट के 2 आ जाएगा। तो फिर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ए स्क्वायर। तो फिर इसका मतलब बी तो बड़ा हो गया ए से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो also n phi cannot be greater than n since b is always less than a. Hence, for a given value of n and phi can assume only n different values, which means that there can be only n elliptical orbit of different eccentricities. तो यहाँ पर जो है वो अगर इन वैल्यूज को देखा जाए तो कहता है कि सिर्फ जो है वो which means that there are only n elliptical orbit, तो n जो है वो elliptical orbits होंगे और उनकी जो एसेंट्रिसिटी है वो भी डिफरेंट होगी, क्योंकि अच्छा तो ये जो है वो हमारे पास हमने देख लिया कि कौन कौन से इलिप्टिकल ऑर्बिट्स जो है वो पॉसिबल हैं। असल में समरफील्ड के मॉडल को हमने ये तो उसमें हमने कंसिडर किया था कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे थे कि कौन कौन से इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो पॉसिबल है। तो वो हमारे पास कौन डिसाइड करेगा, एन फाइव की वैल्यू और एन की वैल्यू, या आप ये कह लें क्योंकि एन की वैल्यू भी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एन आर के ऊपर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एन जो है वो किसके इक्वल है, एन फाइव प्लस एन आर। और तो इन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा, तो अब हमने ये देखना था कि एन की और एन फाइव की कौन सी वैल्यूज होंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इलिप्स का ताल्लुक है वो इन्हीं चीजों से है, एन की वैल्यू से और एन फाइव की वैल्यू से। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कौन कौन से जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन के पॉसिबल हैं। बाकी अब इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे कि जब हम इन चीजों को काउंट करते हैं तो फिर वो जो फाइन स्ट्रक्चर है एटम का जो कि क्लोजली पैक लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो फिर जो है ये समरफील्ड का मॉडल उसको एक्सप्लेन कर देता है। तो आज जो है वो यहाँ तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो है वो पॉसिबल होंगे अगर n की वैल्यू क्या हो, 5 हो। इसी तरह से अगर लेट्स सपोज n की वैल्यू जो है वो 3 है, फिर क्या होगा, फिर n5 की वैल्यूज कौन कौन सी पॉसिबल होंगी, फिर जो है वो n5 की वैल्यूज हमारे पास या तो 3, अगर 3 होती है तो फिर ये सर्कल बन जाएगा, क्योंकि अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं n5 और n तो फिर सर्कल बन जाएगा। तो 3 से जो है, और हम ऊपर देख रहे हैं कि कम होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन हमें ये बता रही है कि n की वैल्यू जो है वो n5 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि n5 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो फिर 3 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 और 1। तो अब यहाँ पर फिर इसका मतलब 2 ऑर्बिटल इलिप्टिकल ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल होंगे, 2 इलिप्टिकल ऑर्बिट्स पॉसिबल होंगे। तो हमें अब पता लगा, अब जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है वो हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। चले, मेरे ख्याल से अब इससे ज्यादा जो है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है।